नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन और हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात कर रहे थे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के जो उद्देश्य और सिद्धांत है उसकी चर्चा हमने कर ली थी। आज हम उनके क्रियान्वयन और व्यवस्था की बात करेंगे। तो आइए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्रियान्वयन तथा व्यवस्था। इसके अंतर्गत पहला होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण केंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो किसी भी कार्य करने के लिए पहले उसकी एक रूपरेखा बनानी होती है। अब वो रूपरेखा बनाने का कार्य कौन करेगा, किस प्रकार से कार्य का संचालन होगा, क्योंकि केंद्र नहीं भाई सभी अपनी मर्जी से कार्य को सहगामी क्रिया आयोजित करनी है और सब अपनी मर्जी से कार्य करने लग जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर केंद्रीकरण की मेन भूमिका रहती है। तो केंद्रीकरण के अंदर किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, तो प्रत्येक सहगामी क्रियाओं का संचालन केंद्रीय समिति द्वारा किया जाए। केवल वही सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाए जिनका शैक्षिक महत्व हो। विद्यार्थी अनुभवी अध्यापक के निर्देशन में सहगामी क्रियाओं का संचालन करे। केंद्रीय समिति द्वारा सभी व्यय का पूरा लेखा जोखा रखा जाए। देखिए, ठीक है। तो केंद्रीकरण के अंतर्गत ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है। क्या इसका संचालन है वो केंद्रीय समिति द्वारा किया जाए। ठीक है। सहगामी क्रिया जिनका शैक्षिक महत्व हो वही आयोजित की जाए। अनुभवी अध्यापक है वो क्या करेंगे, निर्देशन का कार्य करेंगे और केंद्रीय समिति है पूरा व्यय का लेखा जोखा रखेगी। ठीक है। तो ये केंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। फिर है पर्यवेक्षण। दूसरा है क्रियान्वयन की व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण के अंतर्गत सहगामी क्रियाओं के आयोजन में पूर्ण नियंत्रण के स्थान पर निर्देशन को महत्व प्रदान किया जाए। मतलब कि बच्चे हैं या फिर कोई अतिरिक्त कोई बाहर से आए, सारी व्यवस्था के अंतर्गत
पूर्ण नियंत्रण मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी उनके बीच में खड़ा रह के उनको चुप कराने का कार्य करे, नहीं, निर्देशन पहले दे दिया जाए और सभी लोग अपने आप में नियंत्रित रहे, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है संचालन का उत्तरदायित्व, संचालन का उत्तरदायित्व, संचालन का उत्तरदायित्व उसी अध्यापक को सौंपा जाए, उसी अध्यापक को सौंपा जाए जिसकी रुचि इन क्रियाओं में नहीं है। पर्यवेक्षण का कार्य, पर्यवेक्षण का जो कार्य है वो उन्हीं अध्यापक को दिया जाए कि जिनमें इसकी रुचि इन क्रियाओं में नहीं हो, उन्हें पर्यवेक्षण का काम देना चाहिए। फिर है जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो प्रत्येक अध्यापक को किसी न किसी सहगामी क्रियाओं, किसी न किसी सहगामी क्रियाओं का संचालन अवश्य दे। ठीक है, प्रत्येक अध्यापक को किसी न किसी सहगामी क्रिया को संचालन का कार्य अवश्य देना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए विद्यालय में सुविधाजनक परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। अब इससे क्या मतलब है, थोड़ा मैं समझाया इससे क्या मतलब है। तो इससे ये मतलब है कि जब सुविधाजनक परिस्थितियां होगी तो विद्यार्थी है वो भाग लेंगे, क्योंकि अगर सारा कार्य विद्यार्थियों को करना होगा, सारा वहन खर्च है वो सारा विद्यार्थियों को करना होगा, तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए जो सारी सुविधाएं हैं वो विद्यालय द्वारा कर दी जाएगी, तो विद्यार्थी है वो स्वयं ही भाग लेने के लिए तत्पर रहेंगे। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्र का भाग लेना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों का भाग लेना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थी का भाग लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों भाग किस प्रकार लेंगे, तो क्षमता के अनुसार किसी न किसी क्रिया में भाग लेना। यहाँ पर जैसे कि हम बोल रहे थे कि चयन की स्वतंत्रता विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए, मतलब कि जो सहगामी क्रिया है उसका चयन विद्यार्थी स्वयं करे। तो विद्यार्थी ऐसा नहीं हो कि विद्यार्थी किसी भी क्रिया में भाग नहीं ले। तो इसीलिए जब क्रियान्वयन का कार्य किया जाए, क्रियान्वयन की जो व्यवस्था की जाए, उसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे की जो क्षमता है उसी के अनुसार वो किसी न किसी एक क्रिया में भाग जरूर ले, ऐसा होना चाहिए। फिर है कितनी सहगामी
कितनी सहगामी क्रियाओं कितनी सहगामी क्रियाओं में भाग लिया जा सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि विद्यार्थी है, देखो पहले तो किसी किसी एक में तो लेना ही है, इसके अलावा कितनी सहगामी क्रियाओं में बच्चे भाग ले सकते हैं उसको डिसाइड करना होता है, क्योंकि अगर सभी में भाग ले लेते हैं तो फिर वो जो मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो इसी प्रकार से कितनी क्रियाओं में भाग ले ले कि हमें जब प्रस्तुतिकरण हो तब हमारी व्यवस्था ना बिगड़े, इस प्रकार क्रियाओं का जो है सिलेक्शन कर लेना चाहिए कि इतनी क्रिया सेलेक्ट है, आप लोग इसमें भाग ले सकते हो। एक बालक इतनी 2 या 3 में ले सकता है, कहीं कहीं पे बालक बहुत सारे होते हैं तो 4 में भी भाग ले लेते हैं। फिर है सहगामी क्रियाओं का चयन का आधार। सहगामी क्रियाओं के चयन का आधार। सहगामी क्रियाओं के चयन का आधार तो पहला है इस प्रकार तो आवश्यकता की पूर्ति। कि जिस प्रकार की क्रियाएं करवाई जा रही है वो उद्देश्यों को लेकर आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या नहीं करती है। दूसरा है रुचि। रुचि का ध्यान नहीं रखेंगे तो सहगामी क्रियाएं वो सफल आयोजित नहीं हो पाएगी। फिर है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व तो विशेष भूमिका निभाता है। यदि शैक्षिक महत्व नहीं होगा तो सहगामी क्रियाओं में बालक भाग ही नहीं लेंगे, तो शैक्षिक महत्व को ध्यान में रखना है। इसके अलावा विविधता। विविधता, हम लोगों ने जब सिद्धांत और उद्देश्यों की बात की तब भी विविधता को देखा था। तो सहगामी क्रियाएं जो आयोजित क्रियान्वित की जा रही है और जिनकी व्यवस्था की जा रही है उसमें विविधता होनी चाहिए। फिर है स्थान व सदस्यता। केंद्रीय समिति बना रहे हम लोग तो वहां पर हमें सदस्यता का ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के सदस्यों को हमें लेना होगा। तो स्थान तथा सदस्यता। स्थान तथा सदस्यता। स्थान तथा सदस्यता के अंतर्गत जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो सहगामी क्रियाएं विद्यालय भवन में ही, विद्यालय भवन के प्रांगण में ही आयोजित की जाए। किराए पे या फिर कहीं और जगह हम लोग आयोजित करते हैं तो वहाँ पर व्यवस्था करना भी कठिन होता है। विद्यार्थी बहुत दूर दराज से आते हैं तो वो किस प्रकार वहाँ पर पहुँचेंगे और अगर लेट हो जाता है तो घर पहुँचने में उन्हें दिक्कत आएगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय जहाँ पर स्थित है उसी के प्रांगण में इन सहगामी क्रियाओं को आयोजन का व्यवस्था, क्रियान्वयन की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर है सदस्यता विद्यालय सदस्यों तक ही सीमित हो। विद्यालय सदस्य सीमित हो मतलब कि जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाए, जो सदस्य लिए जाए वो विद्यालय के अध्यापक हो, अभिभावक हो सकते हैं आसपास के, या फिर विद्यार्थियों को ही लिया जाए या पूर्व छात्रों को लिया जा सकता है। यहाँ पर बाहर से किसी भी व्यक्ति को सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। फिर है समय सारणी में सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाए। ठीक है, लास्ट बात ये है कि समय सारणी में यदि अगर स्थान होगा तभी ये सहगामी क्रियाएं हैं, इनका सफल आयोजन अध्यापक भी करा सकता है और विद्यार्थी भी प्रस्तुतिकरण दे पाएंगे। अब है आपका अंत में गृह कार्य प्रश्न।
हमने 4 बिंदुओं को देखा क्रियान्वयन की व्यवस्था, क्रियान्वयन तथा व्यवस्था के 4 बिंदुओं को देखा। उन्हीं 4 बिंदुओं को आपके एक प्रश्न के रूप में आपको करके लाना है। क्रियान्वयन तथा व्यवस्था के निम्न बिंदुओं को स्पष्ट करें। पहला है केंद्रीयकरण, पहला है केंद्रीयकरण, दूसरा है परिवेक्षण, तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं, में विद्यार्थी का भाग लेना, और अगला है सदस्यता एवं स्थान एवं सदस्यता। ठीक है, इन चारों बिंदुओं को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर के रूप में लिखकर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाए, और बाहर जाते हैं तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस रखें। धन्यवाद।